प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पल पेपर की क्लास 10th का। इस चैनल पर हम करते हैं 9th 10th की जो एसएसटी है उसको, और साथ में 11th 12th की इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम सैम्पल पेपर को कर रहे हैं क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम है वो चले हुए हैं। तो जो सैम्पल पेपर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो किस तरह का होगा। साथ में ये भी आइडिया हो जाता है कौन सी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस है। धौलीवीरा का दुर्ग किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? कई बार रिपीट होता है, तो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तुर्क डैश की एक बर्बर जाति थी। तो जो तुर्क है वो किस देश की किस एरिया की जाति थी? तो जो आंसर होगा वो डी होगा, मध्य एशिया। वे किसान जिसके पास जमीन का मालिकाना अधिकार था वे डैश कहलाते थे। तो ऐसे किसान जिन पर खुद की ज़मीन होती थी उनको हम खुदकाश कहते थे। खुदकाश जो अपनी ज़मीन पर खुद काम कर रहा है उसे हम खुदकाश कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा डैश को समाप्त कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का अधिकार मिला था धारा 370 के तहत, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो कब ख़त्म किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। आगे क्वेश्चन नंबर 6, असरेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन, 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान थी। बिल्कुल सही है, हमने साम्राज्यवाद वाले चैप्टर में देखा था कि 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद का काफ़ी विस्तार हुआ था क्योंकि वहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ थी, क्योंकि वहाँ क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, और औद्योगिक क्रांति की वजह से बड़े पैमाने पर कच्चे माल की जरूरत महसूस हुई थी और तैयार माल को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी। कारण में भी दे रखा है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा औद्योगिकरण की वजह से। उत्पादन बढ़ने से कच्चे माल की कमी हुई और तैयार की गई वस्तुओं को बेचने के लिए नई मंडियों की आवश्यकता होने लगी, इसलिए साम्राज्यवाद को बढ़ावा लिया। तो इसलिए जो आर है वो भी सही है और जो ए है वो भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 वो भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, असरेशन और रीजनिंग का। अभिकथन, उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन सम्मत प्रदेश आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। बिल्कुल सही है, उन्हीं देशों को उपनिवेश बनाया गया जो साधन संपन्न थे, जिन पर प्राकृतिक साधन थे। कारण दे रखा है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। ये भी सही है, संसाधनों की जो उपलब्धता है वो विकास को डिटरमाइन करती है। किसी भी देश का विकास उतना ही अधिक हो सकता है अगर उसके पास साधनों की उपलब्धता है। तो दोनों ही सही है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग जोड़ता है किसको जोड़ता है? दिल्ली और अमृतसर को। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं या जिनका प्रयोग अन्य उद्योगों में किया जाता है। तो उसमें आता है आपका लोहा व इस्पात उद्योग, क्योंकि अन्य जो मशीनें वगैरह या दूसरे उद्योग धंधे जो विकसित होते हैं उनमें लोहे और इस्पात का काफ़ी प्रयोग होता है। तो लोहा इस्पात उद्योग है वो आधारभूत उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका में किस जातीय समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था। तो श्रीलंका में किस जाति के समुदाय सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो सिहली या सिंगल जाति के जो समुदाय वाले लोग हैं वो ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज व्यवस्था सरकार का डैश रूप है? केंद्रीय, राज्य, इनमें से कोई नहीं स्थानीय। हम जानते हैं कि भारत में जो सरकार है
उस सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो जो पंचायती राज है वो हमारे स्थानीय सरकार का एक रूप होती है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं वो किस में करी गई हैं? लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, कैबिनेट में, पंचायती राज व्यवस्था में। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, पंचायती राज व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 13, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कांसीराम थे। क्वेश्चन नंबर 14, देश को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता प्राप्त है, यानी कि एक ऐसी जगह आपको बतानी है जहां तानाशाही चलती है, दूसरी देशों में है वो लोकतंत्र ज़्यादा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो जो पाकिस्तान है उसमें तानाशाही ज़्यादा है, लोकतंत्र कम है। क्वेश्चन नंबर 15, नागरिक के प्रति जवाबदेही डैश का सबसे बुनियादी परिणाम है? नागरिकों के प्रति जो जवाबदेही होती है वो लोकतंत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः किसी देश का आर्थिक विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। ऑप्शन सी, औसत साक्षरता दर, डी उपरोक्त सभी। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। किसी भी देश का जो विकास है वो साक्षरता दर पर, लोगों के स्वास्थ्य पर और प्रति व्यक्ति आय तीनों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापक डॉक्टर की जो सेवाएं हैं वो अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में शामिल होती हैं? तो जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीय का क्षेत्र होता है। तो जो आंसर होगा वो तृतीय का क्षेत्र यानी कि सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है। औपचारिक स्रोत बैंक और बैंकिंग जो हैं सहकारी समितियाँ जो सरकार द्वारा निर्धारित रूरल रेगुलेशन से चलती है उसे हम औपचारिक क्षेत्र बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं बैंक और सरकारी समितियाँ, व्यापारी और मालिक, जो व्यापारी और मालिक है वो अनौपचारिक है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, बैंक और सहकारी समितियाँ। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण ने देश के जीवन स्तर में सुधार में सहायता की है। तो सबसे ज़्यादा जो वैश्वीकरण का फायदा हुआ है वो विकसित राष्ट्र को हुआ है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस देश को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे दो नंबर के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है? लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था ये। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में जो रोम है वो एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था, इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, क्रूसेड क्या थे? क्रूसेड क्या थे? ईसाईयत धर्म और जो इस्लाम धर्म है उनके बीच जो टकराव हुआ था उसको हम क्रूसेड कहते हैं। यह टकराव 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से 13वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के ईसाइयों द्वारा फिलिस्तीन स्थित ईसाई धार्मिक स्थानों को मुसलमान से आज़ाद कराने के लिए किए गए थे। क्रूसेड 8 अभियानों के समूह को कहा जाता है जिसमें 4 प्रमुख क्रूसेड थे जबकि शेष अन्य 4 सामान्य क्रूसेड थे। तो आप सिंपल बोल सकते हो जो क्रूसेड थे वो ईसाईयत यानी कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के टकराव को क्रूसेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के कोई 2 नुकसान बताइए। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ बहुत सारे हैं, आपको हानि बतानी कि 2 हानियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो नदियों का प्राकृतिक बहाव है वो अवरुद्ध हो जाता है यानी कि रुक जाता है। कि नदियों के प्राकृतिक बहाव को रोका जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में, जिससे जो तलछट भाव है वो कम हो जाता है यानी नदी का भाव है वो कम हो जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद बढ़ते हैं क्योंकि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का लाभ सभी राज्य लेना चाहते हैं जिन राज्यों से वो नदी गुजरती है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, कर्तन दहन प्रणाली की ओर परिभाषित कीजिए। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, कई बार इससे झूम खेती के रूप में आ जाता है। झूम खेती क्या है? कई बार कर्तन दहन प्रणाली पूछा जाता है। रीजन वही होता है कि प्राचीन समय में जो कृषि की जाती थी उसमें जो किसान है पहले ज़मीन के टुकड़े को साफ करते थे और उस पर खेती करते थे।
जब तक उस भूमि की उर्वरा शक्ति रहती थी उस पर कृषि करते थे। जैसे ही उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी, किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़कर अन्य भूमि के टुकड़े पर खेती आरंभ करना शुरू कर देते थे। उस समय उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता था, जिससे जो भूमि की उर्वरा शक्ति है बढ़ाई जा सके। तो जब तक भूमि की उर्वरा शक्ति उपजाऊपन होता था उस पर कृषि की जाती थी। उसके बाद अन्य ज़मीन पर खेती की जाती थी। और खेती करने से पहले जो ज़मीन है उसको साफ किया जाता था। उस पर जितने भी पेड़ पौधे होते थे या घास फूस होता था उसको जला दिया जाता था, और इसलिए इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आज भी झूम खेती की जाती है। तो क्वेश्चन झूम खेती से रिगार्डिंग भी आ सकता है, झूम खेती किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, कर्तन दहन प्रणाली क्या है। दोनों का मीनिंग एक ही है कि ये प्राचीन विधि है कृषि करने की। इसमें किसान जमीन के टुकड़े को साफ करते हैं और उस पर अनाज उगाते हैं अपने परिवार के लिए। और जब भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो उस जमीन के टुकड़े को छोड़कर किसी अन्य भूमि के टुकड़े पर खेती करना आरंभ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संघवाद क्या है। संघवाद शक्तियों को बांटने का एक मेथड है। संघवाद में जो सरकार है, सरकार की शक्तियों को दो स्तरों पर बांटा जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारत में भी संघवाद है। संघीय व्यवस्था में सरकार दो स्तरों पर बनाई जाती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए बनाई जाती है जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरी जो सरकार होती है वो अलग अलग प्रांतों के लिए बनाई जाती है, उसे हम प्रांतीय सरकार कहते हैं। जैसे भारत में एक केंद्र सरकार है, दूसरी जो राज्य सरकार है जैसे हरियाणा सरकार है, पंजाब सरकार है या राजस्थान सरकार है, इस तरह ये प्रांतीय सरकार होती हैं। तो जो शक्तियों का बंटवारा अलग अलग तरह से होता है, इन्हें हम राज्य सरकार कहते हैं। जो प्रांतों में सरकारें होती हैं, इस प्रकार की व्यवस्था में या तो केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ होती है या फिर केंद्र और प्रांतों दोनों के पास शक्तियाँ होती है, बराबर होती हैं। भारत में केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। तो संघवाद को आप सिंपली कह सकते हो, जब सरकार की जो शक्तियाँ हैं उनको दो सत्रों में विभाजित किया जाए, दो सत्रों पर बांटा जाता है, तो उसे हम संघवाद कहते हैं। और संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सरकार का बंटवारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26, नारीवाद आंदोलन से आप क्या समझते हो। नारीवाद आंदोलन नाम से ही पता लग रहा है ऐसा आंदोलन जो नारियों के हक की बात करता है। वे आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुषों के समान एक जैसी स्थिति यानी कि अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे, उन्हें हम नारीवाद आंदोलन कहते हैं। ऐसे आंदोलन जो औरतों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के लिए चलाए गए थे, तो उन्हें नारीवाद आंदोलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, परछन बेरोजगारी जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, वो क्या होती है। इस बेरोजगारी के अंतर्गत जो लोग होते हैं वो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वो वास्तव में बेरोजगार होते हैं। जो परछन बेरोजगारी है यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी है, इसमें जो लोग हैं वो आवश्यकता से अधिक काम पर लगे रहते हैं। इनमें से अगर हम कुछ लोगों को निकाल भी दें काम से, तो काम की प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं होता है, यानी कि वो काम उतने ही समय में हो जाता है, उतनी ही मात्रा में। तो अगर किसी काम को करने में 3 व्यक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन उस काम को करने के लिए 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो 2 व्यक्ति हैं वो एक्स्ट्रा हैं, और उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। देखने को ऐसा लगता है कि 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम 3 व्यक्तियों के लिए था, तो 2 व्यक्ति हैं वो छिपे हुए बेरोजगार थे। क्वेश्चन नंबर 28, उत्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी के कोई 2 उपयोग बताइए। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका क्या इफेक्ट होता है उत्पादन में। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमें कोई भी सूचना है वो तुरंत मिल जाती है, हम संपर्क कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से दूर स्थित स्थानों से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन ये आपकी सूचना प्रौद्योगिकी का ही रूप है। इंटरनेट जो आज के टाइम में काफ़ी यूज होता है वो भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक पार्ट है। तो इसकी वजह से आपको जो सूचना है वो तुरंत भेजी जा सकती है, तो मैसेज कन्वे आसानी से हो जाता है, इसलिए सूचना टेक्नोलॉजी का उत्पादन में महत्वपूर्ण सहयोग है। आगे केस स्टडी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। केस स्टडी हैं आपकी 4 केस स्टडी आएंगे। एक केस स्टडी है वो 3 नंबर की होगी, यानी टोटल 12 नंबर आपको केस स्टडी से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, केस स्टडी। तो पहले हमें इसको ध्यान से पढ़ना है।
केस स्टडी में, फिर उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस के आंसर देना है। महमूद गजनवी ने इस मंदिर की पवित्रता भंग करने व धन को लूटने के लिए सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। उसे हिंदुओं के भारी प्रतिरोध के कारण सोमनाथ के मंदिर पर अधिकार करने में 3 दिन लगे। महमूद गजनवी द्वारा प्रतिरोध कर रहे अनेक हिंदुओं की हत्या कर दी गई। तत्पश्चात महमूद ने मंदिरों को लूटा तथा भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा के प्रहार से तोड़ दिया। तो क्वेश्चन है आपका पहला, महमूद गजनवी ने भारत पर डैश बार आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का क्या कारण था? तो धन लूटना, देश की धन संपदा को लूटना उसका मेन उद्देश्य था। महमूद गजनवी द्वारा किस देवता की मूर्ति को तोड़ा गया था? तो भगवान सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा गया था। अब हम सेकंड केस स्टडी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। फर्स्ट केस स्टडी थी वो हिस्ट्री से थी, सेकंड केस स्टडी है वो आपके भूगोल से है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, वहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी है द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी इस विधि द्वारा आप सीधे धूप से बिजली बना सकते हो। भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है, सुदूर क्षेत्र है, काफ़ी दूर वाले जो क्षेत्र है, वो सौर ऊर्जा है वहाँ काफ़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी उपेक्षा की जा रही है, यानी कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में जो उपले और लकड़ी की जो निर्भरता है वो कम होगी, न्यूनतम की जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लकड़ी और उपलों को ही ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अगर वहाँ सोलर ऊर्जा का प्रयोग होगा तो इनकी निर्भरता कम हो जाएगी। अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा डैश नवीनीकरण है या नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा को हम दोबारा बना सकते हैं, तो कोई भी ऐसा साधन जिसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे हम नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो नवीनीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है? ये आपकी केस स्टडी में ही था, फर्स्ट लाइन में ही आंसर है, फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या सौर ऊर्जा प्रदूषण करती है? तो सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता, तो ये असत्य है। केस स्टडी, थर्ड केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 31,